ए सरकेश्वर, अरे ये वाटर प्रूफिंग बोले तो। भाई वाटर प्रूफिंग, हाँ भाई वाटर प्रूफिंग बोले तो। श्रीजी कंस्ट्रक्शन। अरे करेक्ट बोला। ए ये क्यों पूछा भाई? अरे बोले तो तू भी सर्किट फ्यूज है रे। अरे लीकेज बंद कराना है तो फोन लगाना। श्रीजी कंस्ट्रक्शन। अभी फोन लगाता हूँ भाई। ये नंबर है ना? 9824505181। अरे नंबर फिर से बोल। हाँ भाई लिखो नंबर है 9824505181। अरे सुना है एक बेस्ट है वाटर प्रूफिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन केमिकल्स के लिए। बोले तो तुम भी जल्दी फोन लगाओ रे। अब वाटर प्रूफिंग का नया अंदाज, पाओ पानी से प्रोटेक्शन लगातार सालों साल। हेलो फ्रेंड्स, मेरा यानी मौलिक चौकसी का श्रीजी कंस्ट्रक्शन की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। आज आप लोगों का इतना रिस्पांस के बाद और लेमैन लोग भी जो मुझे फ़ोन करके या मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी बता रहे, उस हिसाब से मैंने आपका सुझाव को एक्सेप्ट करते हुए ये एक नए तरीके से लीक प्रूफ और हेल्दी इंडिया मिशन जो LP एंड HIM लीक प्रूफ एंड हेल्दी इंडिया मिशन में हम ये मार्च 20 से लेके 17 अप्रैल तक हर शनिवार को, सैटरडे को 5 एपिसोड की एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा। ये सीरीज में हम एपिसोड 1 में जानेंगे जिसमें हम जानेंगे आज के समय में वाटर प्रूफिंग क्यों जरूरी है, वाई वाटर प्रूफिंग इज नेसेसरी इन टूडेज सिनेरियो। एपिसोड 2 में हम लोग जानेंगे कि बेसिक वाटर प्रूफिंग और क्वालिटी वाटर प्रूफिंग क्या है और वाटर प्रूफिंग कहाँ करवाना चाहिए। एपिसोड 3 को शनिवार को हम जानेंगे कि वाटर प्रूफिंग करवाने से पहले या करवाते समय कौन से पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए। उसमें ये थोड़ा डिटेल वाला सब्जेक्ट है, इसलिए वो टॉपिक को हम पॉइंट 1 से लेके 7 उस दिन में जानेंगे। और सेम एपिसोड 4 है, उसमें 8 से लेके 13 पॉइंट वाटर प्रूफिंग करवाने से पहले या करवाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए वो जानेंगे। और ये पूरे सीरीज एपिसोड 5 जो लास्ट है उसमें हम शनिवार जानेंगे कि वाटर प्रूफिंग ये इन्वेस्टमेंट है या आपका एक्सपेंस है। वाटर प्रूफिंग इज एन इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस। ये पूरा बेसिक जो इस फील्ड से जुड़े हुए पूरे इंडिया या वर्ल्ड के जो भी लोग हैं उनको समझाना चाहूँगा और मैं उनसे ये मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहूँगा ये पूरी सीरीज में। और लेमैन जो लोग जो वाटर प्रूफिंग करवाना चाहते हैं या अपना कोई भी लीकेज है तो उसका सॉल्यूशन लेना चाहते हैं और वाटर प्रूफिंग क्यों अभी के संजोग के हिसाब से अनिवार्य है, वो सब पूरा कॉमन प्लेटफॉर्म पे बढ़िया सा जानेंगे। सो हम आज एपिसोड 1
माने आज के समय में वाटर प्रूफिंग क्यों जरूरी है, वाई वाटर प्रूफिंग इज नेसेसरी इन टूडेज सीनेरियो, उसको डिटेल में जानेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। वाटर प्रूफिंग क्या है? वाटर प्रूफिंग एक ऐसी प्रक्रिया या कोटिंग सिस्टम है कि जिससे स्ट्रक्चर या मदर सरफेस में पानी न जाए। पहले के समय में वाटर प्रूफिंग करने की आवश्यकता नहीं थी या कम थी। ऐसा क्यों? उसका आंसर यह है कि पहले के समय में यानी कि करीबन 15-20 साल पहले वाटर प्रूफिंग करने की आवश्यकता कम थी या नहीं थी, उसके बहुत सारे रीजंस है। उसमें से रीजन नंबर 1, उस समय रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल या कॉम्प्लेक्स जो भी बनते थे उसकी बाहरी दीवार 9 इंच के चंतर की या थिकनेस की होती थी और ओपन वायरिंग होने के कारण दीवार के प्लास्टर में क्रैक बहुत कम होती थी, जिससे अंदर की दीवारों पे भेज रेयरली या बहुत मुश्किल से दिखाई देता था। रीजन नंबर 2, पहले के समय में इंटरनल या एक्सटर्नल वॉल को डैम्प प्रूफ कोर्स माने डीपीसी किया जाता था, जिसकी वजह से राइजिंग डैम्पनेस या कैपिलरी एक्शन बहुत कम होता था। और रीजन नंबर 3, इन अर्लियर टाइम आरसीसी सील बैंड और लिंटल बैंड भरने के कारण और दीवार में एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होने वाली क्रैक कम हो जाती थी और इसीलिए बारिश का पानी दीवार के अंदर प्रवेश नहीं करता था। रीजन नंबर 4, 15-20 साल पहले वातावरण में अभी के जैसे फेरफार नहीं होते थे। पॉइंट नंबर 5, लेबर की अछत नहीं थी और उनकी कार्य दक्षता अभी के मुकाबले बहुत अच्छी थी। काम की स्पीड भी जरूरत जितनी ही थी और उस वक्त जैसे अभी जो हड़बड़ी में काम होता था हो रहा है, ऐसा उस टाइम पे हड़बड़ी में काम नहीं होता था। लास्ट पॉइंट नंबर 6, पुराने समय में वाटरप्रूफिंग मटेरियल की अवेयरनेस कम थी और इसीलिए वाटरप्रूफिंग का ज्ञान और मटेरियल आसानी से नहीं मिलता था। आज के समय में वाटरप्रूफिंग क्यों जरूरी है? आज के समय में वाटरप्रूफिंग क्यों करवाना चाहिए? क्योंकि वाटरप्रूफिंग जो भी आज के समय में करवाना चाहिए उसका पॉइंट नंबर 1, आज के नए बांधकाम के नियमों और मोहवारी के अनुसार बिल्डिंग की अधिकांश बाहरी दीवारें 4.5 इंच की थिकनेस की ही होती है। कंसील्ड वायरिंग होने से और आर्किटेक्ट के जो बाहरी एलिवेशन के जो व्यू होते हैं उसमें बाहर की वॉल में एलिवेशन या ग्रूव वो देते हैं, जिसकी वजह से बाहर से क्रैक में से दीवार के अंदर की तरफ भेज आने के चांसेस बहुत बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 2, आज की अधिकांश इमारतें में बाहरी दीवार और भीतरी दीवार 3 इंच से लेके 4.5 इंच तक की भी होती है और कुछ स्थानों पर दीवारों को सीमेंट ब्लॉक माने एसीसी ब्लॉक, ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक से बनाया जाता है, जो पोरस होने के कारण वहां और डीपीसी नहीं होने के कारण राइजिंग डैम्पनेस या कैपिलरी एक्शन दीवारों में दिखता है। माने कि जहां कोई प्लम्बिंग की लाइन ना हो वहां भी भेज या सीपेज या डैम्पनेस दिखाई देता है। पॉइंट नंबर 3, आज की इमारत में अधिकांश हिस्से में थोड़ा आरसीसी सील बैंड और आरसीसी लिंटल बैंड नहीं भरने की वजह से दीवार में जब भी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वहां क्रैक हो जाती है और इसीलिए बारिश का पानी दीवार के अंदर प्रवेशता है और माने बाहर की एक्सटर्नल वॉल से अंदर की इंटरनल वॉल में बारिश के समय या प्लम्बिंग की कोई लीकेज की वजह से पानी अंदर आता है। वाटरप्रूफिंग क्यों जरूरी है उसका पॉइंट नंबर 4, ग्लोबल वार्मिंग के कारण वातावरण में फेरफार होते हैं। दिन के समय में के दौरान गर्मी बहुत बढ़ जाती है और यह दीवार में क्रैक पैदा करती है और बाद में माने नाउअडेज वो वाटर लीकेज की समस्या में कन्वर्ट हो जाती है। पॉइंट नंबर 5, वर्तमान में लेबर की कमी है और उसकी वजह से या उसकी वर्कमैनशिप में खामी आती है, वर्किंग एक्यूरेसी में खामी होती है, इसलिए अल्टीमेटली वर्कमैनशिप सही नहीं होने के कारण लीकेज होता है, वाटरप्रूफिंग जरूरी होता है। पॉइंट नंबर 6, वर्तमान समय में हर किसी को
काम पूरा करने की गति बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि बिल्डर काम पूरा करने के लिए एक टारगेट बनाता है और उसकी वजह से माने स्पीड से काम की क्वालिटी कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वाटर लीकेज शुरू हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 7, जो लोग या तो अपना घर या ऑफिस खरीदते हैं या खरीद रहे हैं, वे बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं और कुछ समय के लिए पूरी जिंदगी की बचत भी उसमें लगा देते हैं और बहुत सारा खर्चा करने के बाद भी इंटीरियर में माने इंटीरियर सजावट में इंटरनल साइड पे भी बहुत इन्वेस्टमेंट उनका होता है। इस परिस्थिति में अगर बाद में क्रैक होता है या क्रैक होने से वर्कमैनशिप में या खामी होने से क्रैक होती है तो वाटर लीकेज की समस्या आती है। सो किसी भी घर या ऑफिस या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना रहे हैं तो उसमें वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट की निगरानी में ही वो टास्क को पूरा कीजिए, जिससे हम कोई भी घर या ऑफिस या इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉपर वाटर प्रूफिंग या प्रॉपर सिस्टम करने से उसकी सर्विस लाइफ बढ़ा सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं, जिससे हमें हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके साथ हमारी जो भी मेंटल पीस और सुकून जुड़ा हुआ है वो सब बरकरार रख सके। तो वंस अगेन थैंक यू, आपका शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। आज हम लोगों ने साथ में जाना कि लीक प्रूफ और हेल्दी इंडिया मिशन की 5 वीडियो की जो एपिसोड की सीरीज है उसमें वाटर प्रूफिंग क्यों जरूरी है, वाई वाटर प्रूफिंग इज नेसेसरी इन टुडेज सिनेरियो, जानेंगे कि बेसिक वाटर प्रूफिंग और क्वालिटी वाटर प्रूफिंग क्या है और वाटर प्रूफिंग कहाँ करना चाहिए। तो मेरे साथ बने रहिए। मेरी YouTube चैनल श्रीजी कंस्ट्रक्शन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये इंडस्ट्री या ये फील्ड से जुड़े हुए सभी लोगों को जहाँ तक पहुँचा सकते हैं उतना अवेयरनेस पहुँचाइए। और लेमैन भी जो मेरे साथ जुड़े हुए जिनको उनका वाटर प्रूफिंग अभी कर रहे हैं या करवाना है फ्यूचर में, तो वो भी इसमें जहाँ तक लीक प्रूफ और हेल्दी इंडिया मिशन कोई अवेयरनेस के लिए एक अपना योगदान देते रहिए। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, पर अस्त व्यस्त न रहे। जय हिंद। मेरा यानी मौलिक चौकसी का श्रीजी कंस्ट्रक्शन की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। लीक प्रूफ और हेल्दी इंडिया मिशन में LP एंड HIM में हमने एपिसोड 1 को डिटेल में जाना। आज एपिसोड 2 27 मार्च को हम डिटेल में जानेंगे कि बेसिक वाटर प्रूफिंग और क्वालिटी वाटर प्रूफिंग क्या है, वाटर प्रूफिंग कहाँ करवाना चाहिए, ये हम आज डिटेल में जानेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। बेसिक वाटर प्रूफिंग क्या है? पॉइंट नंबर 1, बाजार में मिलने वाली इनिशियल लेवल की या बेसिक क्वालिटी वाली जो प्रोडक्ट है, माने ऐसा कह सकते हैं लेमैन लैंग्वेज में, वाइट कलर की जो भी पॉलीमर बेस्ड लिक्विड आती है, जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में SBR माने स्टायरीन, बुटाडाइन, रबर, लेटेक्स या एक्रेलिक बेस्ड पॉलीमर होती है, वो एक्चुअली सीमेंट मॉडिफायर बॉन्डिंग एजेंट है टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में, उससे वाटर प्रूफिंग करना। पॉइंट नंबर 2, प्रॉपर एरिया के लिए प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना और सब एरिया के लिए जनरल प्रोडक्ट ही यूज़ करना। पॉइंट नंबर 3, वाटर प्रूफिंग का काम सामान्य प्लम्बर या स्थानिक वाटर प्रूफिंग लेबर से करवाना, यानी इस प्रकार का वाटर प्रूफिंग किया जाता है तो यह प्रारंभिक स्तर पर आपको संतुष्टि देगा और शायद आपकी पैसे की भी बचत होगी, सस्ता भी होगा। लेकिन अगर लीकेज या सीपेज या कहीं डैम्पनेस हुआ तो ये महदंश पे खर्च बर्बाद हो सकता है और फाइनली वह बहुत महंगा भी पड़ सकता है। माने ये तीनों जो पॉइंट है
वो बेसिक वाटरप्रूफिंग में आते हैं। अभी क्वालिटी वाटरप्रूफिंग क्या है, क्वालिटी वाटरप्रूफिंग किसे कहते हैं? पॉइंट नंबर 1, बाजार में मिलने वाली अलग अलग अच्छी ब्रांड की वाटरप्रूफिंग प्रोडक्ट और पर्टिकुलर एरिया की ज़रूरत के हिसाब से अच्छी क्वालिटी से वाटरप्रूफिंग करवाना। क्वालिटी वाटरप्रूफिंग में पॉइंट नंबर 2, पर्टिकुलर एरिया के लिए प्रॉपर प्रोडक्ट के सिलेक्शन करना और उसकी जानकारी लेना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिले और विन 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 कंडीशन मिले। माने जो क्लाइंट जिसको वाटरप्रूफिंग करवाना है, माने एंड यूज़र, फिर जो वाटरप्रूफिंग एक्सपर्ट या वाटरप्रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर वाटरप्रूफिंग करता है, माने सर्विस प्रोवाइडर, एंड द थर्ड वन जो वाटरप्रूफिंग कंपनी अपनी प्रोडक्ट बनाती है या मटेरियल सप्लाई करने वाली कंपनी, वो तीनों की विन 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 कंडीशन हो। तीसरा पॉइंट नंबर 3, वाटरप्रूफिंग एक्सपर्ट खुद भी एक्सपर्ट होता है, लेकिन खुद के क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा संतोष देने के लिए टेक्निकल स्टाफ भी रखते हैं, जिससे वाटरप्रूफिंग में किया हुआ खर्च व्यर्थ न हो और भविष्य में वो ब्रांड वैल्यू बन सकती है या कंपनी की गुडविल बढ़ सकती है, या फिर यही चीज़ का एक्सपेंस आपको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है। क्वालिटी वाटरप्रूफिंग करवाने से एक, वाटर लीकेज से इंटीरियर का रक्षण होता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से हमें राहत मिलती है, माने मानसिक तौर पे एज वेल एज वास्तु के हिसाब से भी राहत मिलती है। तीसरा, पैसों की बचत, लॉन्ग टर्म टर्मिनोलॉजी में पैसों की बचत होती है, एज वेल एज लॉन्ग टर्म रिलेशन क्लाइंट के साथ बनते हैं। उसके अलावा सर्विस लाइफ लंबी हो पाती है। वाटरप्रूफिंग कहाँ कहाँ करना चाहिए, ये बहुत बढ़िया और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एरियाज ऑफ वाटरप्रूफिंग या वेयर वाटरप्रूफिंग इज नीडेड। बिल्डिंग में निम्नलिखित क्षेत्रों में वाटरप्रूफिंग आवश्यक है। 1, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में बांधकाम होने के वक्त एट द टाइम ऑफ कास्टिंग वाटरप्रूफिंग करना चाहिए। 2, जहाँ से बारिश का पानी या बाथरूम या टंकी का पानी से लीकेज की संभावना हो या सीपेज की संभावना हो, वहाँ वाटरप्रूफिंग करवाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल बिल्डिंग में जहाँ आरसीसी की रिटेनिंग वॉल होती है, डायाफ्राम वॉल होती है, वहाँ करवाना चाहिए। एक्सटर्नल वॉल या इंटरनल वॉल जहाँ से भी लीकेज की संभावना है वहाँ करना चाहिए। बाथरूम या टॉयलेट माने संकलेस है या फ्लैट है, फ्लैट स्लैब है, संकन स्लैब है, तो उसमें करवाना चाहिए। किचन वॉश एरिया में वाटरप्रूफिंग करवाना चाहिए। बालकनी, छत, पानी की टंकी, ओवरहेड टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक में करवाना चाहिए। स्विमिंग पूल, गार्डन, फाउंटेन, लिली पॉन्ड, प्लांटर एरिया, वो सब जगह पे वाटरप्रूफिंग करवाना चाहिए। पार्किंग एरिया, फाउंडेशन लेवल पे या राफ्ट फाउंडेशन पे या पोडियम पे, वो सब जगह पे वाटरप्रूफिंग। एक्सटर्नल साइड जहाँ पॉजिटिव होती है वहाँ, इंटरनल साइड भी जहाँ पॉजिटिव नेगेटिव जिस हिसाब से सिचुएशन होती है उस हिसाब से होती है, उस हिसाब से वाटरप्रूफिंग करना चाहिए। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जहाँ कहीं भी कोई भी स्ट्रक्चर में पानी का डैम्पनेस, सीपेज या लीकेज हो सकता है, वो सब जगह पे बिल्डिंग की सर्विस लाइफ बरकरार रखने के लिए, उस सस्टेन रखने के लिए, मेंटेनेंस में कम से कम नुकसान हो, वो सोच के हमेशा वो सब एरिया में वाटरप्रूफिंग करवाना चाहिए। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। इस एपिसोड में हमने एपिसोड 2 में जो जाना, वो उससे आगे एपिसोड 3 में हम इस बार जानेंगे कि वाटरप्रूफिंग करवाने से पहले और या फिर वाटरप्रूफिंग करते समय हमें क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और तब तक खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, पर अस्त व्यस्त न रहे। जय हिंद।
मेरा यानी मौलिक चौकसी का श्रीजी कंस्ट्रक्शन की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। लीक प्रूफ और हेल्दी इंडिया मिशन जो हम लोग साथ में चल के पूरे इंडिया में अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं, उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा साथ और सहकार मिल रहा है, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस बार हमने जो एपिसोड 1 से एपिसोड 5 तक की जो सीरीज़ ली हुई है, उसमें आज हम पूरी वो सीरीज़ को हम एक दरिया की तरह डिफाइन करें तो उसमें बीच मझधार में पहुँचे हैं। माने आज हम तीसरे एपिसोड में यानी वाटरप्रूफिंग करवाने से पहले या करवाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, माने व्हाट आर द मेन पॉइंट्स या की पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल व्हेन वी आर डूइंग या कैरिड आउट वाटरप्रूफिंग। वो 13 पॉइंट मैंने कुछ निकाले हुए हैं, उसमें से ये तीसरे एपिसोड में एपिसोड 3 में हम 1 से लेके 7 पॉइंट तक डिस्कस करेंगे और बाकी के 8 से लेके 13 पॉइंट तक एपिसोड 4 में डिस्कशन करेंगे। तब तक आप कहीं मत जाइएगा, चाय पिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। पॉइंट नंबर 1, आज कई वाटरप्रूफिंग प्रोडक्ट बाज़ार में उपलब्ध है और सरलता से मिल जा रही है, इसीलिए वाटरप्रूफिंग एक्सपर्ट के एडवाइस के आवश्यकता है और उसके बाद ही वाटरप्रूफिंग का काम शुरू किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, कौन से एरिया में वाटरप्रूफिंग करवाना है और कौन सा फाइनल फिनिश प्रोडक्ट लगने वाला है, वह इंटीरियर डेकोरेटर से या फिर आर्किटेक्ट से या फिर कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करके या फिर साइट इंचार्ज के साथ डिस्कस करके, और आप वाटरप्रूफिंग एक्सपर्ट से उसकी एक्सपर्टीज़ लेके साथ में साथ लाइफ साइकिल के मुताबिक परफेक्ट प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, जिस भी एरिया में वाटरप्रूफिंग करवाना हो उस एरिया में कंसील्ड वर्क या प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क और एसी की पाइप या जो भी फिटिंग आ रहे हैं वो सबसे पहले कर देना चाहिए, उसके बाद ही वाटरप्रूफिंग शुरू करवाना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, वाटरप्रूफिंग करवाने से पहले उस जगह पे बेसिक क्लीनिंग करना बहुत आवश्यक है। पॉइंट नंबर 5, अब वाटरप्रूफिंग एक्सपर्ट एजेंसी को यह काम दे कि वाटरप्रूफिंग एरिया चेक करवाने के बाद ही उस एरिया की परफेक्ट और प्रॉपर सरफेस प्रिपरेशन करवा देना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, वाटरप्रूफिंग से जो भी क्षेत्र में अपने को करना है, जो भी एरिया में करना है, वहाँ डीप और माइन्यूट क्लीनिंग करवा देना चाहिए। वहाँ डस्ट फ्री एरिया हो जाना चाहिए, जिससे जो भी वाटरप्रूफिंग हो उसका बेहतर से बेहतर वर्थनेस मिले। पॉइंट नंबर 7, इस एरिया के लूज पार्टिकल को दूर किया जाना चाहिए और जहाँ क्रैक है वहाँ उसको ग्राइंडर से वी शेप में ओपन ग्रू कर देना चाहिए। उसके बाद PMM माने पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार से उसको फिलअप किया जाना चाहिए, या क्रैक फिलर से भी हम फिलअप कर सकते हैं, या एज़ पर द साइट कंडीशन हम लोग सीलेंट भी यूज़ कर सकते हैं, या हायर सेगमेंट में टैप जॉइंट सिस्टम सैंडविच कोट करके भी उसे वो क्रैक को फिल किया जा सकता है। सो वंस अगेन शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों। लीक प्रूफ और हेल्दी इंडिया मिशन LP एंड HIM में एपिसोड 4 में वाटरप्रूफिंग करवाने से पहले या वाटरप्रूफिंग करवाते वक्त कौन कौन से पॉइंट हमें की पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए, जिससे हम हेल्दी और लीक प्रूफ इंडिया बना सके, या हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका वर्थनेस या उसका रिजल्ट हमें बढ़िया से बढ़िया मिल पाए, या वो हमारे पैसे का हर एक पाई का, हर एक पैनी का हमें वर्थनेस या उसका रिवॉर्ड मिल पाए। सो ये हम उस एपिसोड 4 में हम जानेंगे 8 से लेकर 13 पॉइंट। और मेरी श्रीजी कंस्ट्रक्शन की चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पूरे इंडिया में उसको जहाँ तक हो सके इस फील्ड से जुड़े हुए सभी लोगों को, वाटरप्रूफिंग की पूरी इंडस्ट्री को, लेमैन लोगों को, या जो भी कभी भी ये सिविल इंजीनियर्स है, नए सिविल इंजीनियर्स या जो बन रहे हैं, ये लाइन से जुड़े हुए, कहीं ना कहीं उनको किसी भी हिसाब से ये पूरे टॉपिक से या पूरी जो अवेयरनेस वाटरप्रूफिंग की सिस्टम में लानी है, उसके लिए मेरे साथ बने रहिए, मुझे साथ सहकार देते रहिए, और तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, पर अस्त व्यस्त न रहे। जय हिंद।
मेरा यानी मौलिक चौकसी का श्रीजी कंस्ट्रक्शन की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। लीक प्रूफ एंड हेल्दी इंडिया मिशन में एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 5 की जो सीरीज़ में आज एपिसोड 4 माने हम वाटरप्रूफिंग करवाने से पहले या वाटरप्रूफिंग करवाते वक्त कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने हैं, वो जो लास्ट टाइम का कंटिन्यूएशन में पॉइंट 8 से लेके 13 का आज हम डिटेल में बात करेंगे। माने व्हाट आर द की पॉइंट्स या मेन पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल और व्हेन वी आर कैरिड आउट वाटरप्रूफिंग। तो तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, चाय पिएगा, कॉफ़ी पीजिएगा, पर टिके रहिएगा। पॉइंट नंबर 8, वाटरप्रूफिंग से पहले अगर हो सके तो पॉन्ड टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे स्ट्रक्चर की क्वालिटी और परफेक्ट वाटरप्रूफिंग सिस्टम हम जान सके। अगर पॉन्ड टेस्ट के दौरान लीकेज हो तो सीमेंटेशियस इंजेक्शन ग्राउटिंग करना चाहिए और उस हिसाब से हम हायर लेवल की वाटरप्रूफिंग सिस्टम भी करने का अंदाज बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, अब वाटरप्रूफिंग के एरिया में आने वाले बोरहोल माने जो भी गाबड़े हैं या बोरहोल जो भी पाइप के और किसी भी तरह के होल है ब्रिक मेसनरी में, आरसीसी में, तो वो ड्रेनेज या वाटर लाइन वाले पाइप होल है, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और सामान्य शटरिंग करके नॉन स्टिक फ्री फ्लो सीमेंटेशियस ग्राउट भर देना चाहिए और यदि संभव हो तो पीयू सीलेंट और फाइबर नेट टैप जॉइंट सिस्टम की सैंडविच कोट का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा बोरहोल का अलग से पॉन्ड टेस्ट भी लेना चाहिए। यदि वहाँ लीकेज पाया जाए तो उसकी रिपेयर पहले की जानी चाहिए, उसके बाद वहाँ वाटरप्रूफिंग का कोटिंग करना चाहिए। पॉइंट नंबर 10, वाटरप्रूफिंग करते समय फ्लोर और वॉल के जंक्शन में पीएमएम माने पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार भरना चाहिए। हम ये सब चीज़ एसबीआर, लेटेक्स, एक्रेलिक माने उसके साथ सीमेंट और वाटर 1:1:3 करके 2 से 4 इंच का फाइबर नेट का सैंडविच का पट्टा करके हम उसके बाद साइट इंजीनियर या इंचार्ज को पूछने के बाद सीमेंट वाटा उसके बाद कर देना चाहिए, जिससे लेवलिंग या कोई इश्यू की वजह से बाद में वो फिलेट या वाटा हमको तोड़ना ना पड़े और वहाँ एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन जो भी होगा जंक्शन में वहाँ हम ये फाइबर नेट सैंडविच सिस्टम या फिर टैप जॉइंट की सैंडविच सिस्टम से वो वहाँ सस्टेनेबिलिटी में रहता है। पॉइंट नंबर 11, अब जिस भी एरिया में वाटरप्रूफिंग करवाना है वहाँ डिसाइड की हुई प्रोडक्ट से शुरू करना चाहिए। वाटरप्रूफिंग होने से पहले उस एरिया को सरफेस सैचुरेटेड ड्राई माने एसएसडी यानी कि कोटिंग करने से पहले सरफेस गीली करनी चाहिए। वाटरप्रूफिंग का पहला कोट एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार एज वेल एज टेक्निकल डेटा शीट माने जो भी टीडीएस होती है, हर कंपनी की प्रोडक्ट की एक गीता होती है जिसको टीडीएस टेक्निकल डेटा शीट बोला जाता है, उसके हिसाब से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पहला कोट करना चाहिए। उसके बाद जो भी उसका फर्स्ट कोट का इंटरवल का ड्राइंग पीरियड होता है 4 से 6 घंटे या 6 से 8 घंटे, उसके बाद दूसरा कोट करना चाहिए। दूसरा कोट पहले कोट के परपेंडिकुलर करना चाहिए। ये बहुत छोटी चीज़ है पर हमें ये बहुत माइन्यूटली ध्यान रखनी चाहिए जिससे वाटरप्रूफिंग की परत या मेम्ब्रेन सही बन सके। पॉइंट नंबर 12, आमतौर पर वाटरप्रूफिंग की थिकनेस माइक्रोन लेवल पे होती है, माने 1000 या 2000 माइक्रोन, 1 mm से 2 mm या उससे भी कम होती है। तो ये वाटरप्रूफिंग की मेम्ब्रेन या उसका जो भी लेमिनेशन बनता है वो बहुत माइन्यूटली थिन होता है, तो वो डैमेज ना हो उसके लिए कोटिंग करने के तुरंत बाद जहाँ तक हो सके उस हिसाब से उसका पूरा ड्राइंग टाइम मिल जाने के बाद उसके ऊपर दीवार है तो इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग कंपाउंड ऐड करके प्लास्टर करना चाहिए और फ्लोर एरिया है तो इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग कंपाउंड डाल के आईपीएस या ब्रिक बेड कोबा या इंडिया वाटरप्रूफिंग या स्क्रीडिंग करना चाहिए। पॉइंट नंबर 13, अब कॉमन सेंस की बात करें तो ज़रूरियात के हिसाब से स्लोप देना चाहिए, यानी लगभग 10 इंच की लंबाई में 1 इंच का स्लोप देना चाहिए जिससे पानी एक ही जगह इकट्ठा ना हो। और अगर क्योंकि पानी रुकेगा नहीं, इकट्ठा नहीं होगा, रुकेगा नहीं तो टिकेगा नहीं तो लीकेज भी होगा नहीं। माने उस ऊपर के हिसाब से कंप्लीट वाटरप्रूफिंग सिस्टम हम करते हैं तो
उसके बाद में कंप्लीट वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन का TDS और उसका ड्राइंग के जो भी परफेक्शन के बाद ही हमें उसके ऊपर मिनिमम 3 दिन से लेकर 7 दिन तक का पॉन्ड टेस्ट करना चाहिए। पॉन्ड टेस्ट करते वक्त अगर कोई एरर आती है तो उसको रेक्टिफाई करके उसके बाद उसका फर्दर एक्टिविटी जो भी आती है, फिलिंग है या टाइलिंग है, तो जो भी फिनिश प्रोडक्ट लगानी होती है वो करनी चाहिए। सो थैंक्स अ लॉट। मुझे यानी मौलिक चौकसी, श्रीजी कंस्ट्रक्शन को उम्मीद है कि यह जानकारी आपको भविष्य के घर, ऑफिस, कार्यालय या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर में लीकेज फ्री, सीपेज फ्री, डैम्पनेस फ्री बनाने के लिए एक शुरुआत है, जिससे हम हमारा इंडिया, मोदी जी का और हमारा एक जो सपना है उसमें लीक प्रूफ इंडिया और हेल्दी इंडिया बना सके। सो आज हमने जाना कि वाटरप्रूफिंग की सीरीज़ में ये जो वाटरप्रूफिंग हम करते हैं उस टाइम पे या वाटरप्रूफिंग करवाने से पहले कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए, और ये पूरी सीरीज़ एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 5 के लास्ट मुकाम माने एपिसोड 5 में हम को जानेंगे कि ये जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें वाटरप्रूफिंग हो रहा है या वाटरप्रूफिंग जो लोग भी कर रहे हैं, या इतने सारे एक्सपर्ट, कोई भी वर्ल्ड का पूरा सबसे बड़ा बिल्डिंग हो या टॉलेस्ट जो अपना सरदार पटेल का जो स्टैच्यू है, यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये सब में भी कहीं ना कहीं जो भी जगह पे वाटरप्रूफिंग हो रहा है वो एक्चुअली होना चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट है या एक्सपेंस है। सो वंस अगेन मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, पर अस्त व्यस्त न रहे। शुक्रिया, जय हिंद। आज शनिवार को हमारी लीक प्रूफ और हेल्दी इंडिया मिशन की एपिसोड 5 की जो लास्ट सीरीज का एपिसोड 5 है, उसमें हम जानेंगे कि वाटरप्रूफिंग इज एन इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस। माने वाटरप्रूफिंग का जो भी आप इन्वेस्टमेंट पैसे खर्च कर रहे हो वो आपका इन्वेस्टमेंट है या एक्सपेंस। तो कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। जब आप एक संपत्ति के मालिक होते हैं तो बिल्डिंग के बाहरी और आंतरिक भागों को टिकाए रखने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं। यह हर घर के लिए महत्वपूर्ण है। हम अपने घर को भेज पानी से बचाने के लिए पेंट करते हैं, जो घर को टिकाए रखने के लिए काफ़ी नहीं है। हमारे घर की सुरक्षा के लिए पेंट पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पेंट वाटर रिपेलेंट होते हैं, वाटर प्रूफ नहीं होते, माने इसमें से पानी अंदर आ सकता है। इसीलिए हमें इससे ज़्यादा वाटर प्रूफ कोटिंग या डेकोरेटिव पेंट को यूज़ करना चाहिए या प्रोटेक्टिव लेयर करने चाहिए, जो हमारे घर को पानी के जमाव और नुकसान से बचा सकते हैं। अपने घर की सुंदरता कम कर देता है, दीवारें और छत में लीकेज करता है। इसलिए वाटरप्रूफ पेंट यूज़ करना चाहिए या वाटरप्रूफिंग कोटिंग वाले पेंट यूज़ करना चाहिए, जैसा कि कंक्रीट हाइड्रोफिलिक है। यह पानी को आसानी से पकड़ता है, जिससे इसे नुकसान होता है, जिससे उसकी उम्र से पहले ही खत्म हो जाती है। वाटरप्रूफिंग सबसे महत्वपूर्ण फिर भी उपेक्षित चिंताओं में से एक है। अधिकांश समय इसे एक गंभीर मामले की बजाय एक असुविधा के रूप में माना जाता है, लेकिन इसे टालने से समस्या बढ़ेगी और बारिश में भीगने वाली आपकी दीवार, आपकी छत, आपका स्ट्रक्चर को एक भयानक रूप दे सकती है। सो पॉइंट नंबर 1, आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का जोखिम वाटरप्रूफिंग ना करवाने से है। स्ट्रक्चर के लिए वाटरप्रूफिंग बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार डैमेज हो जाने के बाद यह अपनी मूल स्थिति में वापस नहीं लाया जा सकता। जब छत के रूप में दरारें होती है तो लंबे समय में लीकेज, विशेष रूप से बारिश के दौरान
जमा हुए नम धब्बे हो जाते हैं। बिल्डिंग की मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बिल्डिंग का कैंसर शुरू हो जाता है और वह देखते ही देखते पहले स्टेज से सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज तक पहुंच जाता है। पॉइंट नंबर 2, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर खराब असर होता है। बिल्डिंग का वास्तु बिगड़ता है। एक इमारत में जो ठीक से वाटरप्रूफिंग नहीं किया हुआ है तो फंसी हुई नमी में नए नए बैक्टीरिया हो जाते हैं और ऐसे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो सकती है और बिल्डिंग में रहने वाले या काम करने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरे, एलर्जी, अस्थमा का दौर और अन्य जलन या संक्रमण स्थिर पानी की वजह से भी मच्छरों को जन्म दे सकता है और डेंगू जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का सामना भी करना पड़ता है। WHO के सर्वे के हिसाब से, WHO के सर्वे के हिसाब से वाटर लीकेज की वजह से, स्टेगनेंट वाटर की वजह से, स्लोप नहीं होने की वजह से 50 तरह की अलग अलग बीमारियां हो सकती है। बिल्डिंग में लीकेज की वजह से बिल्डिंग का वास्तु साथ साथ रहने वाले के मन की स्थिति भी बिगड़ी हुई रह सकती है। पॉइंट नंबर 3, वाटर लीकेज की समस्या। यह खतरनाक हो सकता है कि आपके घर या आपका स्ट्रक्चर की डक्ट एरिया में लीकेज से चारों ओर गिरते हुए पानी से कोई भी बुजुर्ग या युवा बच्चा जब वहाँ से चलता है या वहाँ कहीं खेलता है तो वो फिसल सकता है। लगातार टपकने वाली आवाज़ से भी जीवित लोगों के लिए कष्टप्रद होता है। वो नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है, माइंड को सुकून नहीं महसूस करवा सकता है। पॉइंट नंबर 4, पानी के नुकसान से कंक्रीट में इंटरनल प्रॉब्लम होते हैं। आपके घर या स्ट्रक्चर का भीतरी हिस्सा आमतौर पर सूरज की किरणों और बारिश जैसे कई एनवायरमेंटल चेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग या कई अप्रस्तावित मौसम तत्वों के संपर्क में रहता है। इससे दीवार में फर्श, नींव और यहाँ तक कि इंसुलेशन में भी ये शामिल है। निर्माण के दौरान आप स्टील, कंक्रीट आदि का उपयोग करके अपनी दीवारों को सील करने की कितनी कोशिश करते जाते हैं, पर उससे समय के साथ दरारें और जंग लगने के कारण कंक्रीट का कार्बोनेशन होता है, जिससे घर या स्ट्रक्चर को बचाने के लिए वाटरप्रूफिंग करना अति आवश्यक है। पॉइंट नंबर 5, दीर्घकालीन आराम को बढ़ावा देता है। माने वाटरप्रूफिंग लॉन्ग टर्म सर्विस लाइफ देता है। जैसे कि वाटरप्रूफिंग एक नई साइट को जल्दी से सील करने में मदद करता है, जो दीर्घकालीन आराम को बढ़ावा देने के लिए पाया गया है। जो उपाय किए जाते हैं वे बिल्डिंग के इंटीरियर में भेज को रोकने में या कम करने में मदद करते हैं। यह अंदर रहने के लिए और अधिक आरामदायक बनाता है, सुकून, शांति देता है, एक मजबूत आधार प्रदान करता है। सो घर, बिल्डिंग या किसी भी स्ट्रक्चर को लॉन्ग टर्म सर्विस लाइफ, दीर्घकालीन समय देना हो तो वाटरप्रूफिंग के बारे में पहले से ही सोचने से बाद में होने वाली सभी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। पॉइंट नंबर 5, अपने घरों का निर्माण पत्थर पर करें, रेत पर नहीं। माने इंग्लिश में कहावत है, बिल्ड योर हाउस ऑन ए स्टोन नॉट ऑन ए सैंड। यानी वाटरप्रूफिंग जरूरियात के हिसाब से अवश्य करें। जो भी करे पहले से लंबा सोच के करें। अपनी वाटरप्रूफिंग की लाइफ साइकिल का, भविष्य की रिक्वायरमेंट का अंदाज़ा लगाने के बाद उस हिसाब से वाटरप्रूफिंग एक्सपर्ट की सलाह लेकर, वाटरप्रूफिंग कंसल्टेंट की राय लेकर वाटरप्रूफिंग करवाए और अपने इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 7, आपके पैसों का बचत। माने आपके पैसे का वर्थनेस मिलता है। अपने घर को वाटरप्रूफिंग करवाना चाहिए। इस प्रक्रिया की लागत भी आपके बजट के लिए एक झटका की तरह लगती है, लेकिन रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर है। अंग्रेजी में कहावत है ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसे दीर्घकालीन निवेश के रूप में सोचेंगे तो सबसे अच्छा है जो इमारत के जीवन काल के दौरान पैसा बनाता है। अपने घर का वाटरप्रूफिंग करने की लागतों से दूर ले जाने की बजाय
आपको जो ध्यान रखने की ज़रूरत है वह शॉर्ट टर्म की समस्या को हल करना नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म को ध्यान रख के उसके बारे में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो जो हमारा ये प्रश्न था या डिबेट था कि वाटरप्रूफिंग इज़ एन इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंस, तो क्या हम सुरक्षित और टिकाऊ बिल्डिंग में रह रहे हैं या नहीं। हमने इतने लाखों करोड़ों रुपए का जो भी इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग में किया है या जहाँ रह रहे हैं वो आज सुकून है, वहाँ लीकेज नहीं है, वहाँ कोई भी वाटरप्रूफिंग के रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं पाई जाती है या कोई भी समस्या नहीं है। ऐसा कहना शायद बहुत मुश्किल हो सकता है, या उसका आंसर वन लाइन में ऐसा हो सकता है कि नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हर एक बिल्डिंग में है। तो उसके लिए ही हम जहाँ तक हो सके वहाँ तक लीकेज नहीं दिखे, और जो भी भारी खर्च हमने किया है या जो भी इतना इन्वेस्टमेंट किया है, तो कहीं ना कहीं हमें उससे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक नुकसान नहीं हो, उसके लिए हमें वाटरप्रूफिंग आवश्यक है। ऐसा ये जो मैं बोला वो सब चीज़ इकोनॉमिक टाइम रियलिटीज़ के सर्वे के हिसाब से, इकोनॉमिक टाइम रियलिटी के सर्वे के हिसाब से, CAGR रेट माने कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से वर्ल्ड वाटरप्रूफिंग का मार्केट, पूरे वर्ल्ड का वाटरप्रूफिंग का मार्केट 2020 में 2.35 लाख करोड़ पाया गया था। 2.35 लाख करोड़ पाया गया था। अभी ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 5.4% से इंक्रीज हो रहा है। ड्यू टू कोरोना की वजह से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो गई है, पर अगर वही सोचे तो जिस हिसाब से नास्ट्राडामस ने बताया है या हम लोग जो सोच रहे हैं, हमारे वेद और वेदांत में कहा गया है कि इंडिया नाउ बिकम सुपर पावर इन 2030 और समवेयर अराउंड, तो उस हिसाब से भी 2025 का वर्ल्ड का वाटरप्रूफिंग मार्केट 2.71 लाख CR है, माने 2,71,000 करोड़ के आसपास है। सेम लेवल पे इंडिया का वाटरप्रूफिंग मार्केट का इकोनॉमी टाइम रियलिटी के सर्वे के हिसाब से 2020 का 5,000 करोड़ था। अभी वो 15 से 20% हाइक पे 2023 में 6,000 करोड़ से भी ज़्यादा होने का संभावना है। ये जो भी सर्वे होता है वो कई एक्सपर्ट लोग के सोचने से, उनके थॉट प्रोसेस से, उनके विज़न के हिसाब से होता है। तो शायद इतना भी सोचे तो भी हमें पता चल सकता है कि इस सीरीज़ में आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि वाटरप्रूफिंग एक्सपेंस नहीं है, यह हमारा श्योरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही है। वंस अगेन मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 5 की सीरीज में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने ये पूरी 5 एपिसोड की सीरीज में एपिसोड 1 में जाना था कि बेसिकली वाटरप्रूफिंग ये समय में क्यों ज़रूरी है, वाटरप्रूफिंग, बेसिक वाटरप्रूफिंग क्या है, क्वालिटी वाटरप्रूफिंग क्या है, और वाटरप्रूफिंग कहाँ कहाँ करवाना चाहिए। वाटरप्रूफिंग करवाने से पहले या वाटरप्रूफिंग करवाने के टाइम पे हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, और वाटरप्रूफिंग ये जो भी हम एक्सपेंस कर रहे हैं वो हमारा खर्चा है या माने एक्सपेंस है या वो हमारा इन्वेस्टमेंट है, वो हमें किसी ना किसी पेन में से प्लेजर तक ले जाता है, या वो करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, या पेन ही दे रहा है। इसके लिए आप लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए, और आप लोग जो मेरे साथ ये लीक प्रूफ और हेल्दी इंडिया मिशन में ज़बरदस्त अवेयरनेस के साथ रहते हो और पूरी इंडिया को लीक प्रूफ और हेल्दी बनाने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें और सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित करिए। मेरा यानी मौलिक चौकसी का श्रीजी कंस्ट्रक्शन की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। तब तक के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को श्रीजी कंस्ट्रक्शन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करके मेरी नई नोटिफिकेशन के साथ बने रहिए, उसका अवेयरनेस लेते रहिए। तब तक
खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, पर अस्त व्यस्त न रहे। जय हिंद। अगर हम सर्वे की माने तो वाटर प्रूफिंग कॉस्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का सिर्फ 1% हिस्सा है, लेकिन अगर हम इसे लीकेज को इग्नोर करते तो वो 90% बिल्डिंग को डैमेज कर सकता है। मॉइस्चर की वजह से रस्ट या काट लग जाता है। वाटर प्रूफिंग वाटर सीपेज की वजह से होने वाले नुकसान से बचाता है। वाटर सीपेज की वजह से आपके बिल्डिंग की इंटीग्रिटी बर्बाद हो जाती है। यहाँ किसी को ये सवाल ज़रूर होगा कि हमने अगर कंक्रीट किया है तो वाटर प्रूफिंग की क्या ज़रूरत है। तो जवाब यह है कि अच्छे से अच्छा कंक्रीट गैस टाइट या वाटर टाइट नहीं होता जब तक उसे पोर्स को बंद नहीं किया जाए। वाटर प्रूफिंग मीन्स ट्रीटिंग ए सरफेस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द डैमेज दैट वाटर ब्रिंग्स। ये बात याद रखनी चाहिए कि हर वाटर प्रूफिंग मटेरियल हर जगह को वाटर प्रूफ करने के लिए सूटेबल नहीं होता है। चलिए हम जानते हैं कि कौन कौन से एरिया में हमें वाटर प्रूफिंग करवाना ज़रूरी होता है। बिल्डिंग का बेसमेंट, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, बालकनी एरिया, डेस्क, रूफ, टेरेस, स्विमिंग पूल, वाटर टैंक, पोडियम एरिया, एक्सटर्नल वॉल एक्सेट्रा। चलिए अब हम वाटर प्रूफिंग की कन्वेंशनल सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ब्रिक बेड, कोबा और मड पुस्का। ये सिस्टम इन इलास्टिक है जिसकी वजह से टाइम के साथ क्रैक हो जाने के चांसेस ज़्यादा है। थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कंक्रीट में क्रैक कर सकते हैं जो ब्रिक बेड और मड पुस्का जैसे मटेरियल में होता है। कभी कभार इन मटेरियल से वाटर प्रूफिंग करने वाले लेबर अनस्किल्ड होते हैं। अगर हम टेरेस एरिया में इस कन्वेंशनल सिस्टम की बात करने जाए तो इससे रेगुलर सीपेज और लीकेज के इश्यू हो सकता है, जिसकी वजह से हमें रेगुलर रिपेयर के लिए एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। उससे भी ज़्यादा ओल्ड लेयर को रिपेयर करने के लिए उसे तोड़ने की वजह से हमारा मदर स्लैब को वीक हो सकता है। ब्रिक बेड या मड पुस्का के ऊपर चाइना मोज़ेक या मार्बल करवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल लोड भी बढ़ेगा। यूजुअली एक्सटर्नल वॉल के वाटर प्रूफिंग के लिए एक्सटीरियर पेंट का यूज़ होता है। ये पेंट सिर्फ 30 से लेकर 80 माइक्रोन तक का थिक होता है, तो वो इतने थिक है कि ज़्यादा बारिश हो तो रेजिस्ट नहीं कर पाते, इससे पेंट पील ऑफ हो जाता है। कुछ समय के बाद ये पेंट में क्रैक हो जाती है या वो पील ऑफ हो जाते हैं, जिससे डैम, पैचिस या सीपेज होता है, स्पेशली मानसून में ज़्यादा होता है। अगर हम थर्मल एक्सपेंशन की एडवर्स इफेक्ट के बारे में जानेंगे तो ये पता चलेगा कि इसे कन्वेंशनल मेथड में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। नई वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट को डेवलप किया गया है जो इलास्टिक है, वेयर वेल एंड एश्योर लीक फ्री एग्जिस्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर। अब हम नई वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। सीमेंटिशियस वाटर प्रूफिंग इजी टू अप्लाई बट लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी। ये सीमेंट की वजह से होता है क्योंकि सीमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, जैसे कंक्रीट फ्लेक्स, बैंड, कॉम्प्रेस और स्ट्रेच हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ कुछ mm तक ही। इसकी वजह से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस सीमेंटिशियस वाटर प्रूफिंग की नहीं हो पाती है। इसी वजह से इसे रिजिड या सेमी फ्लेक्सिबल वाटर प्रूफिंग कहते हैं। सीमेंटिशियस वाटर प्रूफिंग की वजह से
क्रैक हो सकती है, जिससे लीकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस टाइप के वाटरप्रूफिंग हमें सनलाइट या वेदरिंग एक्सपोजर जहाँ हो वहाँ नहीं करने चाहिए। इसीलिए ये इंडोर वेट एरिया जैसे कि टॉयलेट, किचन और बाथरूम में किया जाता है। सीमेंटेशियस वाटरप्रूफिंग प्रोडक्ट स्प्रे और लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। सीमेंटेशियस कोटिंग पाउडर है जिसमें सैंड, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल और सिलिका बेस्ड सब्सटेंस होते हैं। जब इन एक्टिव इंग्रेडिएंट को लाइम के साथ मिक्स कर दिया जाए तो हाइड्रेशन होता है और वाटरप्रूफ सील बनता है। इस वाटरप्रूफ कोटिंग की थिकनेस 1 mm से लेकर 2 mm तक की होती है। जनरली पॉलीमर को सीमेंटेशियस वाटरप्रूफिंग में ऐड किया जाता है, जिससे कोटिंग की फ्लेक्सिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज होती है। सीमेंटेशियस वाटरप्रूफिंग हैवी ट्रैफिक एरिया में नहीं किया जाता और जो एरिया केमिकल से एक्सपोज है वहाँ भी ये नहीं यूज़ किया जाता। ये सिर्फ कंक्रीट और मेसनरी सरफेस पर ही यूज़ किया जाता है। प्रोफेशनल इसे एक वाटरप्रूफिंग सील बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं, जैसे कि फाउंडेशन वॉल, साइड वॉल और वॉकवे। सीमेंटेशियस वाटरप्रूफिंग और रिटेनिंग स्ट्रक्चर कंक्रीट टनल्स, टैंक्स एज वेल एज वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी में भी किया जा सकता है। बिटुमिनस वाटरप्रूफिंग। बिटुमिनस वाटरप्रूफिंग को आसफाल्ट और कोल्टार पिच भी कहा जाता है। ये एक मिक्स सब्सटेंट है जो ऑर्गेनिक लिक्विड से बनाया जाता है, जो हाईली स्टिकी, विस्कस और वाटरप्रूफ होता है। बिटुमिनस वाटरप्रूफिंग के 2 टाइप है, बिटुमिनस कोटिंग वाटरप्रूफिंग, बिटुमिनस मेम्ब्रेन वाटरप्रूफिंग। चलो अब हम बिटुमिनस कोटिंग वाटरप्रूफिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। बिटुमिनस कोटिंग वाटरप्रूफिंग, ये आसफाल्ट कोटिंग भी कहा जाता है। बिटुमिनस कोटिंग उन जगह पर सूटेबल नहीं है जो सनलाइट के एक्सपोजर में हो, या क्योंकि जब लंबे समय तक सनलाइट के एक्सपोजर में ये होता है तो ये कोटिंग बहुत ब्रिटल और फ्रेजाइल, नरम तरह के हो जाते हैं। कि पॉलीयूरेथेन या एक्रेलिक बेस पॉलीमर के साथ यूज़ नहीं किए जाए। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर कोटिंग में रहे पॉलीमर ग्रेड के सॉलिड कंटेंट पर डिपेंड करते हैं और फाइबर के रेइंफोर्समेंट जो बिगिनिंग में ऐड किए गए हो उस पर भी डिपेंड करते हैं। ये पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमिन इमल्सन है जिससे कोई टॉर्च या फ्लेम की ज़रूरत नहीं होती। ये वाटर बेस और सॉल्वेंट बेस कोटिंग में अवेलेबल है। यूसेजेस, ये बहुत ही अच्छा प्रोटेक्टिव कोटिंग और वाटरप्रूफिंग एजेंट है, स्पेशली ऐसे एरिया में जहाँ ग्राउंड मॉइस्चर हो, जैसे कि कंक्रीट फाउंडेशन सरफेस, वेट एरिया, स्विमिंग पूल, रिनोवेशन प्रोजेक्ट। ये टिपिकली रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए यूज़ होता है। लाइट वेट थर्मल इंसुलेशन बोर्ड को बॉन्डिंग देने के लिए एडेसिव के तौर पर भी ये यूज़ किया जाता है। बिटुमिनस मेम्ब्रेन वाटरप्रूफिंग, ये मेम्ब्रेन रोल फॉर्म में आती है, उसके बाद उसे अनफोल्ड करके सरफेस पे लीड किया जाता है। ये मेम्ब्रेन की थिकनेस 2 mm से लेकर 4 mm तक की होती है, जो वाटरप्रूफ मटेरियल से बनी होती है। इलोंगेशन 150% का होता है, जो लगभग सभी क्रैक को सील कर सकती है। बिटुमिनस मेम्ब्रेन जो टॉर्च से लगानी होती है और सेल्फ एडेसिव भी होती है। सेल्फ एडेसिव कंपाउंड में एस्फाल्ट, पॉलीमर और फिलर होते हैं। सेल्फ एडेसिव मेम्ब्रेन की सेल्फ लाइफ कम होती है क्योंकि समय चलते उसकी बॉन्डिंग प्रॉपर्टी कम हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ रेजिन और ऑयल उसके ऐड किए जाते हैं, जिससे एडेसिव करेक्टरिस्टिक इम्प्रूव होती है। मेम्ब्रेन के बॉन्डिंग मेम्ब्रेन पे टॉर्च फायर टचिंग किया जाता है, जिससे कि बिटुमिन का लेयर पिघल जाए। बिटुमिन बेस प्रोडक्ट का कलर ब्लैक होता है और ये समर की हीट में सॉफ्ट हो जाता है। इसकी लाइफ लिमिटेड होती है क्योंकि इसमें सॉल्वेंट के इवोपोरेशन हो जाते हैं। जनरली ऐसे मेम्ब्रेन को पंचर से प्रिवेंट करने के लिए स्क्रीड कंक्रीट से कवर किए जाते हैं। बिटुमिनस मेम्ब्रेन, रिटेनिंग वॉल, बेसमेंट, बिलो ग्राउंड लेवल स्ट्रक्चर, फाउंडेशन, फ्लैट रूफ, बालकनी, वेट एरिया, ब्रिज एक्सेट्रा हर जगह पे यूज़ होते हैं। अब हम लिक्विड वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। इस मेम्ब्रेन में रबरी टाइप कोटिंग होता है, जिसमें सीमेंटेशियस टाइप वाटरप्रूफिंग से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इस मेम्ब्रेन में एक्सटेंडेड होने के ओरिजिनल शेप में वापस आ जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है विदाउट डैमेज होने के लिए। इस कोटिंग की इलोंगेशन प्रॉपर्टी 280% होती है। ये जनरली सीट बेस मेम्ब्रेन है
जो जॉइंट फ्री होती है। हालांकि इसकी एप्लीकेशन में सिर्फ सही थिकनेस मेंटेन हो उसके लिए ध्यान रखना पड़ता है। अगर कोटिंग की थिकनेस बहुत थिन होगी तो वो कोटिंग ब्रिटल या ब्रेक हो जाएगा। लिक्विड मेम्ब्रेन वो थिन कोटिंग है जिसमें प्राइमर कोट और 2 टॉप कोट होते हैं। ये ट्रॉवेल, स्प्रे, रोलर या ब्रश की मदद से अप्लाई किए जाते हैं। कुछ कोटिंग सिस्टम सेकेंडरी मटेरियल से रेनफोर्स किए जाते हैं, जैसे कि ग्लास रेनफोर्स प्लास्टिक, जिससे एडेसिव टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलती है। इस टाइप के वाटरप्रूफिंग दूसरी टाइप के वाटरप्रूफिंग मटेरियल पे अप्लाई किया जाता है, जैसे कि फेल्ट, आसफाल्ट, बिटुमिन एंड कंक्रीट। ये कोटिंग सिस्टम कौन सी है उस पर डिपेंड करके 25 साल तक का परफॉर्मेंस दे सकती है। ये एस्टिमेट किया गया है कि रिफर्बिशमेंट सिचुएशन में ओवरऑल रूफ रिप्लेसमेंट करवाने के बदले लिक्विड वाटरप्रूफिंग करवाना लगभग 70% लेस एक्सपेंसिव होता है। वाटरप्रूफिंग की ड्यूरेबिलिटी उसमें यूज़ होने वाले पॉलीमर के टाइप जो लिक्विड वाटरप्रूफिंग बनता है उस पर डिपेंड करती है। ये रूफ, टेरेस, बिलो ग्रेड स्ट्रक्चर, पोडियम, ब्रिज, डेक्स, लाइनिंग, वेट रूम एक्सेट्रा के लिए यूज़ किया जाता है। पॉलीयूरेथीन वाटरप्रूफिंग। पॉलीयूरेथीन 2 टाइप के कंपोनेंट से बनाया जाता है, बेस एंड रिएक्टर। पॉलीयोल ये बेस की तरह काम करता है और आइसोसाइनाइट रिएक्टर कंपोनेंट है। बेस और रिएक्टर का कॉम्बिनेशन करके स्पेसिफिक डिज़ाइन रेशियो की मदद से लिक्विड कोटिंग बनता है जो वाटरप्रूफिंग एप्लीकेशन में यूज़ होता है। सीट बेस मेम्ब्रेन और लिक्विड वाटरप्रूफिंग कोटिंग से कंपेयर करने जाए तो इसमें कम स्किल और कम सुपरविज़न की ज़रूरत होती है। इसकी एप्लीकेशन फास्ट है और इस टाइप की ट्रीटमेंट पोस्ट कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ होती है। ये इजी टू इंस्टॉल है, सीमलेस फिनिश देता है, लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी होती है और वियर रेजिस्टेंट होता है। ये यूवी और वेदर रेजिस्टेंस भी होता है। पॉलीयूरेथीन ऑयल, डिटर्जेंट और दूसरे केमिकल को रेजिस्ट करता है क्योंकि पीयू सरफेस पे बहुत डीप पेनिट्रेट होता है। मगर इसके उपयोग पर कुछ रिस्क है। ये हमें समझना होगा कि ये मटेरियल डेंजरस हो सकता है। अगर ये मटेरियल आपकी स्किन को टच करता है तो वहाँ रिस्क है कि आपको कुछ एडवर्स साइड इफ़ेक्ट हो। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, और ऐसे ही ये डेंजरस हो सकता है अगर आप इसे इनहेल करते हो। तो ये अच्छा होगा कि इस एप्लीकेशन प्रोसेस को प्रोफेशनल एंगल से किए जाए। पॉलीयूरेथीन लिक्विड मेम्ब्रेन बहुत सारी जगहों पर यूज़ किया जाता है, जैसे कि पेडेस्ट्रियन डेस्क का वाटरप्रूफिंग, वाटर टैंक, पॉन्ड, बालकनी, रूफ, ब्रिज, पार्किंग डेक एक्सेट्रा। ऑन एन एवरेज ये एस्टिमेट किया गया है कि इस मटेरियल की लाइफ 25 साल है। पीयू लिक्विड मेम्ब्रेन में हायर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पीयू मॉइस्चर के मायने में सेंसिटिव होता है। इसकी वजह से हमें एप्लीकेशन से पहले कंक्रीट स्लैब के मॉइस्चर कंटेंट को एवेल्यूट कर लेना चाहिए, तो मेम्ब्रेन में कुछ टाइम के बाद पीलिंग या डीबॉन्डिंग हो जाएगा। ये वाटरप्रूफिंग मेथड दूसरी मेथड के मुकाबले एक्सपेंसिव है।